हाँ जी, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 जॉब टारगेट पर। आपको पता है कि हम इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू लगाते हैं डेली। 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको करवाती हूँ इस सीरीज़ के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा करके हम काफ़ी एमसीक्यू इकोनॉमिक्स के ही अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है बच्चों का, काफ़ी अच्छी फीडबैक दे रहे हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आपकी कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो सब बातों को छोड़कर करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज का जो अपना सेशन रहेगा ये रहेगा मेनली अपना मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर पर। कई बच्चों को इस चैप्टर में डाउट था, तो इससे रिलेटेड मैं आज स्पेशल एमसीक्यू लेके आई हूँ। आज के जो 10 टॉप होंगे हमारे एमसीक्यू, वो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है ना, उससे ही रिलेटेड होंगे। तो ये क्लास वीएलडीए स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। तो जो दूसरे बच्चे भी सीटी वगैरह एसएससी डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इकोनॉमिक्स का कुछ एक क्वेश्चन करना पड़ता है, तो इन क्लासों को वो भी लगा सकते हैं। अभी वीएलडीए का एग्जाम है तो हम उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम एडवांस लेवल के भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके लिए जरूर लेके आएंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी? ठीक है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है? ठीक है, आज के टाइम में मनी है जो यूज हो रही है, उसका कौन कौन सा प्रकार इनमें से नहीं है? मुद्रा नोट, करेंसी है ना हमारे पास, नोट के रूप में भी मनी का यूज हो रहा है, कॉइन्स के रूप में भी मनी का यूज हो रहा है, मांग जमा के रूप में बैंक के थ्रू भी हमारा मनी का यूज हो रहा है, गोल्ड ऑर्नामेंट, सोने के आभूषण के रूप में हम मनी का उपयोग नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में। पहले जरूर होता होगा बार्टर सिस्टम। ठीक है, आज कौन सा सिस्टम है? मनी सिस्टम चल रहा है, लेकिन पहले टाइम पे हमारा चलता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या था? जिसके अंदर क्या वस्तु के बदले वस्तु विनिमय होता था। ठीक है, वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। तो उस टाइम पे कोई वस्तु की कोई फिक्स वैल्यू हमें पता ही नहीं होती थी। तो मनी की खुद की एक वैल्यू है, जिसकी वजह से हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, तो हम उसके बदले मनी दे सकते हैं, रुपया दे सकते हैं, करेंसी दे सकते हैं, नोट दे सकते हैं, सिक्के दे सकते हैं, मांग डिपॉजिट के थ्रू हमारी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो सोने के आभूषण हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सोने के आभूषण हमारा आज का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी नहीं है। ठीक है, मनी की ये फॉर्म नहीं है। हाँ, इसको गिरवी रखकर हमें मनी के रूप में पैसा मिल सकता है, लेकिन ये मनी के रूप में आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। करेंसी कर सकते हैं, कॉइन्स कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। वाई इज मनी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मुद्रा को विनिमय के माध्यम से क्यों स्वीकार किया जाता है? जो वस्तु विनिमय था, जिसके मतलब वस्तु विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम, जिसके अंदर क्या था कि वस्तु के बदले वस्तु देनी होती थी। मतलब पहले के टाइम में जब मनी नहीं तो यही काम होता था ना, हमें देखना पड़ता था कि हाँ, जैसे मेरे पास घोड़ा है और मुझे गेहूं चाहिए, गेहूं चाहिए होती थी, तो मुझे इस प्रकार का इंसान ढूंढना पड़ता था जो मुझसे घोड़ा लेकर मुझे गेहूं दे दे। तो अब घोड़ा वही लेगा ना जिसको जरूरत होगी। तो उस टाइम पे जो बहुत मुश्किल थी ये चीजें, तो लोगों को क्या करनी होती थी, बिना मोल भाव के चीजें दे देते थे किसी को भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभी जब मनी आई तो मनी का क्यों एक्सेप्ट किया गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज? ठीक है, क्यों स्वीकार किया गया था मनी को, मुद्रा का विनिमय क्यों हुआ? ठीक है, विमुद्रा को विनिमय के माध्यम में क्यों स्वीकार किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं। बिकॉज इट हैज इट्स ओन वैल्यू, क्योंकि इसका एक अपना मूल्य है। हाँ जी है, इस वजह से भी हमने एक्सेप्ट की है। बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज इट। ठीक है, जो आरबीआई है वो क्या करता है, इसको इशू करता है। आरबीआई इशू करता है ना करेंसी नोट्स। बिकॉज इट्स ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि ये सरकार अधिकृत करती है। हाँ जी, गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। और ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे ऑप्शन आएंगे। इसी वजह से क्या किया जाता है, मुद्रा को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन आप देखिए हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? ठीक है, निम्न में से कौन सा औपचारिक ऋण का स्रोत है? निम्न में से कौन सा औपचारिक स्रोत है? मनी लेंडर, साहूकार, बैंक, ठीक है, रिलेटिव, रिश्तेदार और ट्रेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कि जब मनी आई तो मनी का क्यों स्वीकार किया गया? बिकॉज इट हैज इट्स ओन वैल्यू, क्योंकि इसका एक अपना मूल्य है। हाँ जी है, इस वजह से भी हमने एक्सेप्ट की है। ठीक है,
एक सेकेंड। हाँ जी, इनमें से औपचारिक ऋण का स्रोत कौन सा है? एक होता है हमारा फॉर्मल सोर्स और एक होता है हमारा इनफॉर्मल सोर्स। फॉर्मल सोर्स होता है, फॉर्मल से ही पता है कि जिसके अंदर हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, औपचारिक रूप से हमें कुछ कागज वगैरह तैयार करने पड़ेंगे, औपचारिक रूप से सारी गतिविधियां होंगी उसके अंदर। और इनफॉर्मल क्या होगा? जो हमारा भाईचारे से हमें पैसे मिल जाते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? इनफॉर्मल रूप में आते हैं। साहूकार से हम इनफॉर्मल रूप से ले सकते हैं, रिश्तेदार से इनफॉर्मल रूप से ले सकते हैं, व्यापारी से ले सकते हैं। लेकिन जब बैंक से हम लोन वगैरह लेते हैं तो हमें क्या है, पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है, कोई चीज हमें गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि इनमें से फॉर्मल सोर्स कौन सा है? फॉर्मल है हमारा बैंक, और ये जो तीनों बचे हुए हैं ये हमारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ऋण के स्रोत हैं, बाकी सारे के सारे ऋण के स्रोत हैं, बस एक बैंक फॉर्मल है और बाकी सारे इनफॉर्मल है। आगे बात आ जाती है कोलेट्रल मीन्स। कोलेट्रल का क्या मतलब होता है? ए टाइप ऑफ लोन, एक प्रकार का ऋण। एसेट कीप, एसेट कीप एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन, ऋण सुरक्षित के लिए रखी गई संपत्ति। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण का ब्याज दर। नन ऑफ दिस। तो कोलेट्रल क्या होती है? कोलेट्रल होती है हमारी जब हम कुछ गिरवी रखते हैं, ठीक है, गिरवी रखते हैं ना किसी चीज के बदले कोई चीज, तो उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं? हमारी कोई प्रॉपर्टी होगी जिसे हम गिरवी रख देते हैं ऋण के बदले, उसको हम कोलेट्रल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आएगा इसका सही आंसर, ऋण सुरक्षित के लिए रखी गई संपत्ति। अब हमें क्या है, अब हमें वैसे की जरूरत है, हम किसी से पैसा लेने जा रहे हैं, हमारा रिश्तेदार तो हमें दे देगा हमारे पर यकीन कर कर, लेकिन कोई बैंक वाला, ठीक है, यहाँ तक कि कोई व्यापारी, बड़ा साहूकार भी होते हैं ना, वो भी नहीं देते आज के टाइम पे। वो भी हम आपसे कुछ गहने वगैरह क्या रखवाते हैं? गिरवी रखवाते हैं आपसे। क्लियर है? वो भी क्या करते हैं? आपसे गहने वगैरह गिरवी रखवाते हैं, तो वो गिरवी रखवाते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूशन कंट्रोल मनी सप्लाई इन इंडिया? जो मनी की सप्लाई है, कौन सा इंस्टीट्यूट क्या करता है? कंट्रोल करता है। भारत में मुद्रा, ठीक है, आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, या फिर कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी बैंकों का हेड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। यही क्या करता है? करेंसी नोट्स को इशू करता है। बट आप जब कॉइन की बात आ जाए तो कॉइन के अंदर आएगा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, वो इशू करती है। फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉइन को इशू करती है। जो करेंसी नोट्स होते हैं और जो पूरा का पूरा कंट्री के अंदर मनी का फ्लो है, मनी का आपूर्ति है मुद्रा की, उसको सभी चीजों को नियंत्रित कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्लियर है? आरबीआई करता है। इसको हम कह देते हैं जी सेंट्रल बैंक, इसको हम सेंट्रल बैंक भी कह देते हैं आरबीआई को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? ठीक है, जो अनौपचारिक ऋण स्रोत होता है उसकी मुख्य समस्या क्या होती है? दे चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट, वे ऊंची ब्याजें दर लगाते हैं। दे आर इजिली अवेलेबल, वे आसानी से उपलब्ध होते हैं। दे रिक्वायर लेस डॉक्यूमेंटेशन, वो कम कागज कार्यवाही लेते हैं। दे हेल्प पुअर फैमिली, वे गरीब परिवार की मदद करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, अनौपचारिक ऋण होता है, इसके अंदर हमारी ब्याज दर ज्यादा होती है। ठीक है, जो हम साहूकार, व्यापारी वगैरह से लोन वगैरह लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो वो हमसे अपनी मर्जी के हिसाब से ज्यादा ऋण लेते हैं। वो कह देते हैं हम तो तुमसे गिरवी भी नहीं रखवा रहे। अगर वो गिरवी भी रखवा लें कोई चीज, फिर भी वो ज्यादा हमसे लेते हैं, क्योंकि वो क्या है,
कुछ कागज पत्तर वगैरह का कोई काम नहीं करवाते, ठीक है, मतलब आसानी से हमें दे देते हैं पैसा, तो इसके बदले वो ज्यादा ब्याज लेते हैं हमसे। तो इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। दे चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट, वे ऊंची ब्याज दरें लगाते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, वट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, SHG ग्रुप्स होते हैं जो, ठीक है, इनकी मुख्य विशेषता क्या है? अब गांव वगैरह में ना लेडीज क्या करती हैं, जैसे आप लगा लो कि छोटे छोटे कमेटी वाला काम हो गया, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर आ जाता है। छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेती हैं, उसके अंदर वो कमेटी वगैरह डालती हैं, ठीक है, एक महीने में एक बार कमेटी निकालती हैं, एक जाने जिसको जरूरत होती है उसको मिल जाते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के। मतलब ऐसे होते हैं कि औरतें भी कर सकती हैं, कोई बूढ़े लोग भी अपना अलग से सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, बड़े बड़े शहरों वगैरह में मेल भी कर सकते हैं। स्पेशली हमारे गांव वगैरह में तो औरतें ही करती हैं, अपने रोजमर्रा की छोटे छोटे जरूरतें पूरी करने के लिए वो ये काम कर लेती हैं, भी एक टाइप से उनकी मदद हो जाती है, उनको ऋण मिल जाता है या वो कोई अपना काम स्टार्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो सबसे मेन एडवांटेज उनकी क्या है? दे प्रोवाइड चीप लोन, वे सस्ते ऋण देते हैं। दे इंकरेज सेविंग हैबिट, वे बचत की आदत डालते हैं। दे एम्पावर वुमेन, वे महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। तो सबसे मेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वुमेन्स का ही रोल होता है, और ऑल ऑफ दी अबव और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा जी ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे काम होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, डेब्ट ट्रैप क्या है? ठीक है, डेब्ट ट्रैप का क्या मीनिंग है? कर्ज का जाल से आप क्या समझते हैं? व्हेन क्रेडिट हेल्प टू इंक्रीज इनकम, जब ऋण आय बढ़ाने में मदद करता है। व्हेन लोन रिपेमेंट नीड्स मोर लोन, जब ऋण भुगतान के लिए और ऋण चाहिए हो। व्हेन लोन इज गिवन विदाउट इंटरेस्ट, जब ऋण बिना ब्याज के दिया जाए। व्हेन गवर्नमेंट गिव लोन्स, जब सरकार ऋण प्रदान करे। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा जी? इसका आंसर हमारा आएगा जी जब हम ऋण चुकाने के लिए और ऋण ले लेते हैं। ठीक है, कर्ज का जाल ही ये होता है, एक जगह से हमने ऋण लिया, उसका यूज कर लिया, हमने उसका प्रयोग कर दिया, 2 महीने के लिए लिया था, 2 महीने पूरे हो गए, अब जिससे लिया था वो तो हमसे पैसा मांगेगा, उसको देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम किसी और बंदे को पकड़ते हैं, उससे आगे ऋण ले लेते हैं और वो ऋण इसको दे देते हैं, फिर वो उसका टाइम पूरा हो गया, फिर उसके लिए हम किसी आगे वाले से लेते हैं, तो एक जाल बन जाता है, एक चेन बन जाती है, जो कि जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम चारों तरफ से घिर जाते हैं। इस वजह से इसको डेब्ट ट्रैप बोला जाता है। जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, उस जाल में फंस जाती है, उसी तरह डेब्ट ट्रैप होता है, कर्ज का एक जाल होता है। तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋण की शर्तों में क्या क्या शामिल होता है? इंटरेस्ट रेट, हाँ जी, ब्याज दर शामिल होती है, हमें बताना पड़ता है पहले से ही भी हम इतनी ब्याज पर लोन दे रहे हैं, और लेने वाले को भी पता होना चाहिए भी कितनी ब्याज पर वो ले रहा है। गिरवी रखने वाली चीजों का भी इंक्लूड होती है जब ऋण ले रहे होते हैं। भुगतान की विधि भी पता होनी चाहिए, ठीक है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक शर्त शामिल है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, वाई इट इज नेसेसरी टू एक्सपेंड फॉर्मल क्रेडिट सोर्स इन इंडिया, भारत में औपचारिक ऋण स्रोतों का विस्तार क्यों जरूरी है? फॉर्मल सोर्स है, इनफॉर्मल सोर्स है। इनफॉर्मल सोर्स तो आपको पता है व्यापारी, साहूकार वगैरह, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब इनफॉर्मल सोर्स क्या हो जाएंगे? इनफॉर्मल तो साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार वगैरह से हमें क्या मिल जाता है? हमें लोन मिल जाता है। और फॉर्मल क्रेडिट सोर्स होते हैं जो हमारे बैंक वगैरह हो गए, ठीक है, इनसे स्टैट्यूटरी बॉडी वगैरह से हमें लोन वगैरह मिलता है। तो इनका एक्सपेंड करना क्यों जरूरी है? टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर, साहूकारों पर निर्भरता कम करने के लिए। टू प्रोवाइड चीप एंड फेयर लोन, सस्ते और उचित ऋण देने के लिए। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, गरीब लोगों को शोषण से बचाने के लिए। ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव ही आएगा। इसलिए विस्तार करना जरूरी है औपचारिक ऋण का, ताकि साहूकारों की निर्भरता कम हो जाए सहकारों पर, ठीक है, साहूकारों पर जो निर्भरता है आम लोगों की वो कम हो जाए,
उनको अच्छी उचित ऋण मिल जाए, ठीक है, सस्ते दरों पर, गरीब लोगों का शोषण ना हो। इन सभी चीजों की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मल क्रेडिट सोर्स को बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको एक्सपेंड ही करना पड़ेगा, ताकि जिनको ऋण की जरूरत है ना, वो फॉर्मल तरीके से ऋण लेकर अपनी जरूरत पूरी कर ले, इनफॉर्मल तरीके से लेकर अपना शोषण ना करवाएं। क्लियर है? सो आज के टॉप 10 क्वेश्चन हमारे मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड थे, वो हम कर चुके हैं। इसी तरह कमेंट शेयर करके अपनी फीडबैक दे देना। थैंक यू सो मच।